ये हम लोगों ने हमारे यहाँ होम बायर्स आते रहते हैं, हमारे यहाँ होम बायर्स आते हैं, प्रमोटर्स के उनके अधिकारी कर्मचारी आते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत होती है कहीं पर भी काम करने के लिए, तो सामने में हम लोगों ने पहले मेरे पूर्वाधिकारी ने हेल्प डेस्क स्टार्ट किया था। यहाँ पर भी है, अगर आप पीछे देखोगे तो हेल्प डेस्क है। वहाँ पे 2 हमारे अधिकारी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक उपलब्ध, 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 तक उपलब्ध रहते हैं और वो हर एक को फ़ोन से अटेंड करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा बेंच है एनसीआर में, उस कार्यालय में भी 2 लोग इसी समय पे रहते हैं। लेकिन अब हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि जो भी इधर आएगा उसको कंटिन्यूसली हम लोग रोज अलग अलग मॉड्यूल चलाते रहेंगे, जिससे हर प्रकार का कंटिन्यूस एजुकेशन उनका चलता रहे। तो आज उसको भी हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वकील भी आते हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट आते हैं, होम बायर्स आते हैं, एजेंट्स आते हैं, तो उनको कांस्टेंट एक एजुकेशन के लिए वो करेंगे। जी आगे जा दीजिए, एक मिनट सर। अरे अपराध साहब, सचिव साहब, ऑफिसर जी इधर आ जाओ। ठीक सर, करिए। अवतार साहब तो रेरा की जान। हाँ हाँ, सब चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ कर दीजिए। ताली बजाओ भाई, ताली। बहुत शानदार, बधाई। अभी अपने आप इंडिकेटर स्लाइड चलाता रहेगा। यहाँ शूटिंग के बाद ऊपर आ जाइए। चलिए। दे रहा है हमको, कुछ गलत चार्जेस मांग रहा है, हम कहाँ करें? क्योंकि 3 फोरम्स है जहाँ पे होम बायर जा सकता है। प्राइमरी फोरम है यूपी रेरा या रेरा हर प्रांत में, और ये भारतवर्ष में वही कानून है, क्योंकि सब संसद के कानून है और संसद द्वारा पारित कानून है। नंबर 2 वो कंज्यूमर फोरम कोर्ट में जा सकता है। नंबर 3 वो एनसीएलटी जा सकता है। तो एनसीएलटी तो विशेष परिस्थितियों में होता है, प्राइमरीली इन 2 फोरम्स में होता है। अब आपको ये बता दें कि जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स की हम बात कर रहे थे, अभी तक हम लोगों के यहाँ पर 61,030 कंप्लेंट्स दायर हो चुके हैं यूपी रेरा में, जिसके सापेक्ष 52,957 कंप्लेंट्स का यूपी रेरा ने ई कोर्ट्स के माध्यम से निस्तारित कर दिया, जो लगभग 87% है। लगभग नहीं, 87% है पूरा। और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट है, उन्हीं ज़िलों से कंप्लेंट्स भी ज़्यादा हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जहाँ ज़्यादा होता है प्रोपोर्शनेटली वहीं से ज़्यादा है। तो जो सबसे ज़्यादा 5 ज़िले हैं जहाँ से शिकायतें हैं, वो गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, वाराणसी और मेरठ यहाँ से, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा है। और हम लोगों ने एक यूज़र फ्रेंडली ऑनलाइन फैसिलिटी के माध्यम से, अब एक बार हम लोग जब उसका केस को निस्तारित कर देते, शिकायत को निस्तारित कर देते, उसके बाद अगर प्रमोटर ने 45 दिन के अंदर उसका समाधान किया तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग धारा 38, 40, 63 में प्रोसीडिंग्स चलाते हैं, और वो बताता कि नहीं साहब इसने नहीं किया 45 दिन में, तो वो एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करता है, और फिर उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग जो है फिर से उनको अवसर देते हैं कि प्रमोटर को कंप्लायंस करने के लिए और हमारे सामने अब कंप्लायंस रिपोर्ट देने के लिए। अगर वो नहीं करता है तो आरसी तो हम लोग जैसे 31 का आदेश जारी होता है उसके 1 माह के अंदर हम लोग आरसी जारी कर देते। जैसे कोई शख्स हमारे यहाँ कंप्लेंट फाइल किया और उसका कब्जा, रजिस्ट्री और विलम्ब अवधि का ब्याज हुआ, तो उसमें
जिस दिन उसका निर्णय हुआ तो 1 माह के अंदर समझो उसको 15 लाख रुपया ब्याज मिलना है। 1 करोड़ का उसका निवेश है, तो कोई पेंट हाउस या कोई 4 बेडरूम ऐसा कोई, तो जैसे ही वो करता है तो उसको 15 लाख की आरसी तुरंत हमारे यहाँ से जारी हो जाती है। और उसके बाद उसकी रजिस्ट्री पोजीशन के लिए इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, हमारे जो न्याय निर्णायक अधिकारी है वो सुनवाई करके उसका वो निस्तारण करते हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताइए, अदरवाइज आंकड़े तो हमारे पास इनमें अधिकांश में रिकवरी हो जाती है। आपको हम आंकड़े दे देंगे। हम आरसी जारी कर देते हैं और आरसी दो तरीके। एक, वो जमा कर देता है, जो अच्छे प्रमोटर्स है वो जमा कर देते हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, वो नहीं। उत्तर प्रदेश रेरा और उत्तर प्रदेश कलेक्टर्स भारतवर्ष में सबसे अच्छा आरसी रिकवरी का है। वो वाला फिगर्स कहाँ पे अपने आरसी वाला? अंसल एपीआई देखिए, अंसल एपीआई नहीं, अंसल एपीआई में भी रिकवरी हुई है। एनसीएलटी में जाने के पहले 83 करोड़ की रिकवरी बची थी। पिछले 7-8 साल में जब तक ये एनसीएलटी नहीं गया तब तक अंसल एपीआई से भी रिकवरी हुई आरसी के थ्रू। जब वो, अब देखिए उसका वो एक भारतवर्ष का कानून है आईबीसी, है ना, बैंक्रप्सी कोड, अगर उसके तहत वो एनसीएलटी जाता है और 7/14 का आदेश हो जाता है तो फिर वो सब कोर्सिव एक्शन पूरे न्यायालय, भारतवर्ष के सभी न्यायालयों का समाप्त हो जाता है। राजीव कुमार जी थे, उसकी पॉलिसी गाड़ी बहुत सारी लैंड आपको मुझे कहा था कि नहीं देखी, वो सब बेच के भाग गए। सारी बहुत सारी लैंड अभी सब बेची पहले तक बेचा और बायर्स को नहीं दे रहा हूँ, तो इस पे क्यों नहीं रोक लगा, क्यों वो रजिस्ट्री करता हुआ चला जा रहा? नहीं, हम लोग उसके प्रोजेक्ट नहीं रजिस्टर कर रहे। नहीं, आप नहीं करें तो कैसे बेचने का? नहीं, वो उसके जो पुराने यूनिट्स है उसके कई प्रोजेक्ट प्री रेरा है। देखिए, आप लोगों को समझना होगा कि जो प्रोजेक्ट्स 1 मई 2017 को कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट्स थे वो रेरा के अधीन आते हैं। जो 1 मई 2017 के पहले जिनका ओसीआ हो गया है वो रेरा के अधीन नहीं आते, उनमें भी वो नहीं दे रहा था। जो अब धीरे धीरे शहने शहने कर रहा है, आईआरपी जो अपॉइंट हुआ है वो अब इसमें कर रहा है। उसमें हम लोगों ने कहा है टोटल वाला पेमेंट वाला। अंसल का बता दें। हाँ, बता दो। देखिए, अंसल के हमारे 92 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड थे। अंसल बिना आंकड़े के ही मैं कंसल्ट होते हैं। देखिए, यूपी रेरा का जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन के ओवरऑल दिशा निर्देश है, संसद का अधिनियम है यूपी रेरा अधिनियम 2016, भारत के पार्लियामेंट द्वारा पारित, जो 1 मई 2017 से लागू हुआ है। वैसे तो 1 मई 2016 से हुआ है, लेकिन 1 साल रेरा और रियाट जैसे संगठन को की संरचना को तैयार करने के लिए था। 1 मई 2017 से पब्लिक के लिए हुआ है। तो हमारे जो 3 हितबद्ध पक्ष है वो है प्रमोटर, होम बायर और एजेंट। उनके बीच में हम एक समतुल्य बनाए और उनको रेगुलेट करें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में आए, जिससे हाउसिंग स्टॉक में बढ़ोतरी हो, जितना ज्यादा बढ़ोतरी हो सके बढ़ोतरी हो, जिससे होम बायर्स को पर्याप्त मात्रा में हाउसिंग स्टॉक उपलब्ध हो, जिससे उसको 2 बेडरूम लेना है, 3 बेडरूम लेना है, किस प्राइस रेंज में लेना है, लो इनकम ग्रुप में लेना है, मिडिल इनकम ग्रुप में लेना है, हायर कैटेगरी का लेना है, विला लेना है, पेंट हाउस लेना है, ईडब्ल्यूएस लेना है। तो हर कैटेगरी में उसके पास प्रचुर मात्रा में स्टॉक उपलब्ध होना चाहिए, एक ऑप्शन उपलब्ध होना चाहिए और एक प्राइस उसके रेंज में स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। और इसी दशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अभिनव प्रयोग हम करते रहे और ज्यादा से ज्यादा सुविधा, जैसा मैंने बताया भी कि अब हम पोर्टल 1.0 से यूपी रेरा पोर्टल 2.0 जाएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका
लॉन्च किया जाएगा। उसके माध्यम से जो हमारे होम बायर्स और प्रमोटर्स है बहुत ज़्यादा लाभ होगा और बहुत आसानी से कोई भी प्रमोटर या कोई भी होम बायर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है, कोई भी एजेंट, और उनको काम करने में बहुत सहजता और सुविधा हो सकती है। सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तमाम जो रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हम लोग इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स जो पहले ट्विटर, लेकिन वो किसी न किसी प्रमोटर के लिए करता है, तो हम प्रमोटर को 359 का नोटिस देते हैं। और अगर भ्रामक या गलत दे रहा है, मैंने अब आपको एक आंकड़े बताया कि हम लोगों ने उनको दंडित करके शास्ति लगाई है जब उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। एजेंट भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उनको भी, उनके ऊपर भी हमने बताया कि कुछ लाख रुपया उन पर भी हम लोगों ने शायने पूरे प्रमोटर्स कंप्लायंस करने लग गए हैं। और अब यूपी रेरा PRJ, यूपी रेरा पोर्टल का URL, QR कोड, लॉन्च डेट, बैंक का एड्रेस, हर चीज आपको एडवर्टाइज, इवन आप इंस्टाग्राम में भी देखिए दिखता नहीं है, बहुत बारीक में। अगर आप इंस्टाग्राम को पॉज कर दोगे या लिंक्डइन, ट्विटर को पॉज करोगे, उसमें जो रील चलती है पॉज करोगे तो आपको दिखेगा। सर अंधल वाले टीम है अभी रेरा के हाथ कटे जब तक धारा 7 और 14 IBC एक्ट अभी अमल में है। सर वारिसान को लेकर कुछ रेरा की तरफ से नया किया गया है। वारिसान में हमने बताया कि जो अलॉटमेंट हुआ है अभी उसका सेल डीड नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, फाइनल स्टेज पे। तो अगर जो अलॉटी है उसका डेथ हो जाता है तो परिवार के अंदर उसको एंडोर्स करके वो अलॉटमेंट को ट्रांसफर करना, सेल डीड नहीं, अलॉटमेंट को ट्रांसफर करना है। तो 1000 रुपए केवल देना होगा, ना कि वो जो पहले 200 रुपए 300 रुपए पर स्क्वायर फीट लेते थे वो नहीं देना होगा, केवल 1000 रुपए में होगा। और परिवार के बाहर है तो फिर 25,000 रुपए उसको देना होगा। थैंक यू। पिछली बार जब हम लोग मिले थे उत्तर प्रदेश रेरा के संबंध में, जो रेरा द्वारा रेगुलेटर का कार्य किया जाता है विनियामक के रूप में, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो रियल एस्टेट सेक्टर में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्रमोटर्स द्वारा लाया जा रहा है, जो इस संबंध में निवेश हो रहा है, और जो होम बायर्स के लिए हाउसिंग स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके बाद इन दोनों के संबंध कुछ खट्टे मीठे, और उसमें नियामक विनियामक का क्या रोल है, रेगुलेटर का क्या रोल है, रेरा प्राधिकरण का क्या रोल है, इसके संबंध में हम लोग मिले थे। और एक हमारा तीसरा हितबद्ध पक्ष है प्रमोटर्स और होम बायर्स के अलावा एजेंट्स, उसके अलावा एकेडमिशियंस और बाकी भी होते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 2023 में हम लोगों ने 197 प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर किया था, जो एक बड़ी संख्या थी। लेकिन हम लोग हर साल ये तय करते हैं कि जो पिछले साल हमने रजिस्ट्रेशन किया है उससे हम ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे निवेश भी ज़्यादा हो और हाउसिंग स्टॉक पब्लिक को उपलब्ध हो। क्योंकि अगर सप्लाई कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस बहुत स्काई रॉकेट करेंगे। तो इसीलिए प्राइस को बैलेंस करना और इक्विलिब्रियम बनाए रखना बिटवीन प्रमोटर्स एंड होम बायर्स के लिए एक चॉइस, और उसको जिस फाइनेंशियल ब्रैकेट में आवास लेना है उसकी क्षमता है, उसके लिए उपलब्धता। 2024 में हम लोगों ने 259 प्रोजेक्ट किए थे, 197 से बढ़ के 259 प्रोजेक्ट्स। और ये जब मैं कह रहा हूँ 2023 एक कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर हम लोग लेते हैं। 2024 में 259 किया। लास्ट ईयर 2025 में हम लोगों ने 308 परियोजना हमने किया रजिस्टर्ड, जिसके कारण एक अच्छी मात्रा में हाउसिंग स्टॉक अब उपलब्ध है। और यूपी में ऑल ओवर इंडिया 9 to 10% GDP ग्रोथ में रियल एस्टेट देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 11 से 12% के बीच में स्विंग करता है GDP में उसका योगदान के रूप में। इस साल इस वर्ष के प्रथम 4 माह में
हम लोगों ने 106 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी उनको रेरा पंजीयन करके पंजीकरण नंबर आवंटित कर दिया है। और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं जो पिछले साल 308 थे वो हम इस बार 400 के करीब जाने का हमारा लक्ष्य है। और जैसा 4 महीने में 106 हो गए तो हमें पूरी आशा है कि ये आसानी से हम लोग कर पाएंगे। जो इस अवधि में पिछले साल हम लोग 84 किए थे तो इस साल 106 हम लोगों ने किया है। अब अगर आप देखोगे कि इनमें कितनी इकाइयां आई हैं तो 2023 में 55,297 इकाइयां पब्लिक के लिए उपलब्ध हुई पूरे यूपी में, एनसीआर और नॉन एनसीआर टोटल उत्तर प्रदेश में। 2024 में 69,365 यूनिट्स हम लोगों ने पब्लिक के लिए उपलब्ध कराया। 2025 में मतलब लास्ट ईयर 84,976 लगभग 85,000 यूनिट्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गई ले आए, जिसमें वो कोई भी पैसा अलॉटी से केवल कलेक्शन अकाउंट में ले सकता। अभी आप लोग देख रहे होगे, पहले आप लोग ऐड देखते तो उसमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा वो पीआरजे नंबर डालता था और यूपी रेरा का वेबसाइट डालता था। आपने ऐड देखा है जितने भी प्रमोटर्स के एक एक पेज के आते हैं, लेकिन अब आप देखते हो कि उसमें 5-6 चीज़ है। उसमें यूपी रेरा का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूपी रेरा का यूआरएल है हमारा जो वेबसाइट का पोर्टल का, एक क्यूआर कोड है। अगर आपको यूआरएल खोलना है पूरा www वो सब नहीं खोल के पीआरजे नंबर नहीं डालना है और सीधे देखना है तो आप क्यूआर कोड पे स्कैन कर दीजिए, अपना स्कैनर लगाइए तो जो उस प्रोजेक्ट का डिटेल पेज है, पूरे डिटेल्स, ज़मीन उसकी है नहीं है, मालकियत है नहीं है, किससे उसने खरीदा है, नक्शा पास किया है नहीं किया है, कब तक का नक्शा है, इत्यादि इत्यादि। कलेक्शन अकाउंट का खाता संख्या क्या है जिसमें उसको पैसा जमा करना है, हर बात है। तो यूपी रेरा का पीआरजे नंबर, क्यूआर कोड, यूपी रेरा का यूआरएल, कलेक्शन अकाउंट का नंबर, बैंक का नंबर, आईएफएससी कोड, सब कुछ, और लॉन्च डेट। तो ये सब चीज़ अब आप लोग देखते होंगे कि टॉप राइट कॉर्नर पे ये है, जिससे जो प्रमोटर किसी अपने पर्सनल खाते में पैसे लेके ट्रांसफ़र करता था वो उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित ये किया गया। अब एक और चीज़ है कि हम जो भी रेगुलेशन बनाएंगे तो टू डाल में पात वाला सिस्टम चलता है। तो इसीलिए अभी हम लोगों ने 72 प्रोजेक्ट्स का, जिसमें 30 प्रमोटर्स डिफॉल्टिंग थे, इनके 72 प्रोजेक्ट्स को धारा 7 को इन्वोक करके इनके रजिस्ट्रेशंस को हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। 99 प्रमोटर्स पर धारा 11 के अंतर्गत 2,21,00,000 रुपए का उन पे अर्थदंड लगा है, क्योंकि अर्थदंड लगाने से ही इनके समझ में आती है। अभी आप लोगों ने एक देखा होगा कि क्यूपीआर का भी हम लोगों ने लगाया, मैं भी आपको उसका भी बताऊंगा। 83 प्रमोटर्स पर हम लोगों ने सेक्शन 3 का वायलेशन किया है जो रजिस्ट्रेशन के संबंध में, तो उसके उनके ऊपर 27.52 करोड़ का शास्ति लगा। ये शास्ति पूरा प्रदेश सरकार के ट्रेजरी में जमा होता है, मतलब रेरा के माध्यम से ही होता है लेकिन ट्रेजरी में जमा होता है। रिकवरी सर्टिफिकेट पर जिन लोगों ने क्यूपीआर नहीं भरा, 750 ऐसे प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि क्यूपीआर जो है ना, अगर जब भी किसी अलॉटी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानना है कि मेरा प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है, सबसे बेस्ट है वो क्यूआर कोड या पीआरजे नंबर डाल के जाए और वहाँ पे क्यूपीआर होते हैं। उसमें 3 क्यूपीआर उसको भरना होता है, इंजीनियर्स का भरना होता है, फिजिकल सीए का भरना होता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट का भरना होता है, तो जब आर्किटेक्ट का भरना होता है। तो जब वहाँ आप खोलोगे तो आपको पूरा दिख जाएगा कि इसमें फिजिकल काम कितना हुआ, फाइनेंशियल पेमेंट्स कितना हुआ। वो इंजीनियरिंग वाले में पूरा इंजीनियरिंग डिटेल आता है, सीए पूरा फाइनेंशियल देता है, और आर्किटेक्ट पूरा अपना आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कितना हुआ, और सीए उसका ओवरऑल बताता है। क्योंकि जब आपका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान आप लोग देखते होगे, या कईयों ने अगर आपने फ्लैट खरीदा है तो निर्माण लिंक्ड पेमेंट होता है, तो आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। ये चाहते नहीं है क्यूपीआर भरना,
और क्यूपीआर सबसे अच्छा टूल है हमारे लिए और किसी भी गृह क्रेता के लिए। तो अगर इन्होंने नहीं दिया है, क्यूपीआर नहीं भरा है, तो ऐसों में हम लोगों ने 18 करोड़ रुपए इनके ऊपर शास्ति लगाई, जो लोग क्यूपीआर नहीं भर रहे। 128 प्रमोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने रेरा के आदेशों का नॉन कंप्लायंस किया, तो उनके ऊपर 40.26 करोड़ की शास्ति लगाई, जिन्होंने रेरा के नॉन कंप्लायंस किया। 31 एजेंट्स पर हम लोगों ने 33,10,000 रुपया उन्होंने गलत प्रमोशन किया। प्रोजेक्ट का कुछ विवरण कुछ है, जो होता ना कि चांद सितारे आसमान दिखाना, ये देखिए बिल्कुल ये तो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप एकदम 7वें आसमान पे रहोगे और इतना सुंदर। नहीं, पेनाल्टी लगता है, आरसी जारी होता है, पैसा का कई लोग तो पैसा जमा कर देते रेरा में। बता दो कि जो हम लोगों ने नए प्रयोग कर रहे हैं और अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बता दूं। एक अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारा प्रेस नोट आपको आया होगा, तो मैं इसमें बता दूं कि हम लोग जो कार्रवाइयाँ अभी नए वाले शुरू किए हैं, एक है प्रमोटर क्या करता था, जैसे आपने एक फ्लैट खरीदा और कतिपय कारणवश आप उस फ्लैट को, आप ओल्ड हो गए या सपोज किसी के घर में पिता ने फ्लैट लिया और पिता का देहांत हो गया, तो वो अपने उसके वारिसान को जाएगा। तो कायदे से प्रमोटर को उसके वारिसान को चढ़ा लेना चाहिए, उसमें उसका डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और नंबर 2 उसमें उसको लेना होता है कि कौन उसके लीगल एयर्स है। वो जिलाधिकारी के यहाँ आपने देखा होगा एक वारिसान प्रमाण पत्र होता है। तो अगर पिता का डेथ हो गया तो पिता का डेथ सर्टिफिकेट और वारिसान, तो जनरली वाइफ होती है, धर्मपत्नी होती है, 1-2 बच्चे होते हैं। तो वो जो लीगल एयर्स में तीनों, पत्नी और दोनों बच्चे, बेटा बेटी हो सकते, 2 बेटे हो सकते, बेटी हो सकती, वो बताएंगे कि किसके हक में जाना है ये। तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देंगे, जैसे माँ के हक में जाना है तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे कि हमारे माँ के हक में। तो डेथ सर्टिफिकेट, वारिसान प्रमाण पत्र और एक नो ऑब्जेक्शन इन फेवर ऑफ एनी वन ऑफ द लिविंग लीगल एयर, जो भी वारिस बचा है उसके हक में, वो देने पर उसको ऑटोमेटिकली उनके नाम से वो अलॉटमेंट, सेल डीड नहीं है, अलॉटमेंट, उसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। वो आवंटन जो उसने किया है ए के फेवर में, उसको ट्रांसफर कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे थे कि उसके बाद बिल्डर 200, 400, 600, 800 रुपए पर स्क्वायर फीट, जैसा 1 करोड़ का फ्लैट किसी शख्स ने किया है, जेंटलमैन ए ने किया, ए का डेथ हो गया और उसने 1 करोड़ में जैसा जैसा बिल्डर बोला उसने 10-10 लाख रुपए पेमेंट किया, 9 किस्त तक बोला, 9 किस्त तक पेमेंट किया और फिर उसका डेथ हो जाता है, केवल 1 किस्त बचा है उसका, तो 90 लाख पेमेंट कर दिया 1 करोड़ में। तो उसके बाद केवल उसको, उसका अधिकार है 10 लाख लेकर के वो उनके वारिसान जिसके भी हक में बाकी वारिसान प्रमाण पत्र में जिनका नाम है वो अनापत्ति दे देते हैं, तो उनके नाम से ट्रांसफर कर देना चाहिए। अलॉटमेंट ट्रांसफर, सेल डीड नहीं, अलॉटमेंट ट्रांसफर। वो क्या करते हैं कि उसमें भी फिर 200, 800, 2%, 10% ऑफ द यूनिट कॉस्ट मांगते हैं। वो जाता है 2 लाख, 4 लाख से लेकर के 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। ये उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना जो यूनिट का कॉस्ट है वो ले लिया है। तो फिर अभी हाल फिलहाल यूपी रेरा ने एक रेगुलेशन ला करके इसमें ये करा कि अगर परिवार के बीच में पिता पुत्री, पत्नी, बेटा बेटी, इनके बीच में हस्बैंड वाइफ, तो केवल वो 1000 रुपये चार्ज करेगा। वो जो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट, आप समझ सकते हो, अगर आपका केवल 2000 स्क्वायर फीट का है और अगर उसने 100 रुपये ले लिया, कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया।
वो लेते हैं 600 से 800 रुपये। कितने रुपए हो जाएंगे? 2000 के, 2000 स्क्वायर फीट के 16 लाख 17 लाख। तो हमने कहा नहीं, क्योंकि उसने आपको पूरा पैसा दे दिया और उसका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया है, इसलिए उसके परिवार के सदस्यों को जाना है जो उसके वारिसान है, तो 1000 रुपये आप ले सकते हैं। अगर परिवार में कोई नहीं और या जो है वो कई बार फॉरेन कंट्री में, तो वो किसी दूसरे को दे देना चाहते, ट्रांसफ़र कर देना चाहते बाहर के व्यक्ति को। तो बाहर के व्यक्ति को परिवार, इमीडिएट फैमिली का जो परिभाषा है अपने इंडिया में, पति पत्नी बेटा बेटी पुत्र पुत्री, उसके अलावा करना चाहता, बहू वगैरह है, तो उसके अलावा अगर वो करना चाहता है तो 5000 रुपीज़ वो मैक्सिमम ले सकता है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन यूपी रेरा ने किया है जिसमें ये दिक्कतें ना हो। दूसरा, जो रेरा अकाउंट्स है प्रोजेक्ट्स के, उसमें भी ये लोग धांधली करते थे। ये लोग अपने किसी अकाउंट में पैसा लेके साइफनिंग करते थे। तो हम लोगों ने एक बहुत सख्त 29 नवंबर 2023 में बैंकिंग रेगुलेशंस लाए थे, जिसको अभी पुनः पिछले को बताऊंगा कि अब पहले केवल एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ है, लेकिन अब माहौल थोड़ा सा बदल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अब इसके डिटेल्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इस साल जो 4 महीने में हमने 106 प्रोजेक्ट्स किया है, उसमें 33,206 इकाइयाँ हम लोगों ने ऑलरेडी दे दी है, पब्लिक को ये उपलब्ध हो गई है। और करस्पॉन्डिंग पीरियड में ये 23,232 था, मतलब लगभग 10,000 इकाई इस साल, इस 4 महीने में एक्स्ट्रा यूपी रेरा ने पंजीकरण करा करके पब्लिक के लिए उपलब्ध कराया है। अब इसका एक असर आता है सीधा कि कितना इन्वेस्टमेंट आया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि, और भारत सरकार का भी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और यूपी का है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो उसमें रियल एस्टेट सेक्टर, जो हमारे जितने भी प्रमोटर्स हैं, उनके कारण कितना निवेश आ रहा है और कितना हाउसिंग स्टॉक डेवलप हो रहा है। तो हाउसिंग स्टॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया। वर्ष 2023 में 28,411 करोड़ का निवेश आया, जो एक सेक्टर के हिसाब से बहुत बड़ा है। और इसीलिए जबकि भारतवर्ष में 8, 9, 10% के बीच में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो 11 से 12% के बीच में रहता है। 2024 में ये बढ़ के 44,560 करोड़ का रहा, और पिछले साल 2025 में ये 68,330 करोड़ का निवेश आया है, जो उसके पिछले साल की तुलना में 23,802 करोड़ अधिक रहा, मतलब 2024 के सापेक्ष में। अब इस वर्ष जो 4 महीने में आया है वो 25,156 करोड़ का रहा है, का निवेश हुआ है, और जो 2025 में इसी अवधि में 21,319 करोड़ का। तो साल के अंत तक जब हम 400 परियोजनाओं का पंजीकरण कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितने यूनिट्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ कितने यूनिट्स, कितना निवेश प्रदेश में आ जाएगा, जिससे यहाँ, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में जो हाउसिंग एक आवास बनता है, तो पर स्क्वायर मीटर अगर एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, तो इनडायरेक्ट 7 का एम्प्लॉयमेंट होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो रेशियो है 7, इनडायरेक्ट, क्योंकि जैसे ईंट है तो ईंट की पाती, सीमेंट की फैक्ट्री है तो वहाँ पे जो लेबर लगता है, तो इस प्रकार। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है कि हम लोगों ने होम बायर्स के हक में क्या काम किया है। रेरा द्वारा 6,252 मामलों में 1,081 करोड़ वसूल करवाकर 1,581 करोड़ वसूल करवाकर आवंटियों के खाते में अंतरित कर दिया गया। तो ये 6,652 मामलों में, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें 1,581 करोड़ रुपए वसूल करवा के उनके खातों में डायरेक्ट अंतरित हो गया है। इसके अतिरिक्त 1,777 आवंटियों की वसूली प्रमाण पत्रों के में प्रमोटर के साथ समझौता के अधीन 545 करोड़ का भुगतान हुआ। तो ये
जो 1581 है उसके अतिरिक्त है। इस प्रकार कुल 8,029 मामलों में 2,126 करोड़ ये आवंटियों के खातों में ये पैसा सीधे गया है। तो ये होता है दो प्रकार के, एक होता है कि कोई आवंटी को कब्जे में विलम्ब हुआ है, रजिस्ट्री कब्जे में, उसको हम डिले इंटरेस्ट देते हैं, जो विलम्ब अवधि का ब्याज, नंबर एक। नंबर दो, अगर वो रिफंड चाहता है तो उसका पूरा रिफंड मिलता है, रिफंड में भी उसको ब्याज मिलता है। हमारे यहाँ ब्याज का रूल्स में लिखा है कि MCLR+1 जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्जिनल क्रेडिट लेंडिंग रेट होगा, जो आज की तारीख में 8.7 के आसपास है, 2 साल पहले 10 था, फिर वो रेपो रेट जैसा आप लोग देखते हो कि RBI रेपो रेट कम ज़्यादा करता है, तो रेपो रेट जैसा कम हुआ है तो उसके हिसाब से MCLR ये था। अब आज की तारीख में लगभग 8.7 + 1% मतलब 9.7 के करीब उनको उनके निवेश पर जितना भी विलम्ब होगा तो उतना होम बायर्स को डिले इंटरेस्ट मिलेगा, या अगर वो रिफंड लेता है तो वो रिफंड भी उसको ब्याज मिलेगा। 92 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड थे हमारे यहाँ। हमने कोई 200 करोड़ रुपए की आरसी जारी की थी। बायरिंग 73 करोड़ छोड़ के बाकी सारा वसूल हो गया था NCLT में जाने से पहले। तो रेरा अंसल से भी कलेक्टर लखनऊ के थ्रू इफेक्टिवली वसूली करा रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेरा की कार्रवाई इफेक्टिव नहीं थी, और रेरा ने उनके खिलाफ इफेक्टिव ऑर्डर किया था। उनके सेल अलॉटमेंट हर चीज़ पे जून 26 पे बार लगाया था। 26 जून 23 को बार लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। ये बात अलग है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के उनके ऊपर लाइबिलिटीज थी और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन उनको ले करके IBC एक्ट के थ्रू NCLT में चले गए, क्योंकि वो एक अलग से एक्ट है जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है। रेरा इसको इसलिए अपोज कर रहा था NCLT में भी और NCLAT में भी, अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी, कि रेरा बायर्स के इंटरेस्ट को बेटर प्रोटेक्ट कर सकता है, जैसे कि हमने आपको हिस्ट्री बताई। लेकिन चूंकि एक एक्ट है जिसके तहत रेमेडियल एक्शन हो सकता है, तो आज की डेट में चूंकि ये कंपनी NCLT में है तो रेरा उस पर आज के तारीख में कुछ भी ऐड नहीं कर सकता है। सहारा होम्स की बोल रहे हैं। देखिए, सहारा प्राइम सिटी में भी हम लोगों ने आरसी जारी की थी। हमारी आरसीज रिकवर अंसल के कंपैरिजन में सहारा सिटी से कम हुई, वो फैक्ट है। लेकिन आपको ये मालूम है कि सहारा के केसेस कहाँ कहाँ चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में थे, सेबी के इश्यूज थे, ईडी के इश्यूज थे। तो हर एजेंसी, हर एंटिटी अपने अपने एरिया में ऑपरेट करती है। रेरा अपने एरिया में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आ जाता है, IBC का कोई ऑर्डर आ जाता है, तो सेबी का कोई ऑर्डर आ जाता है, तो ये सब चीज़ें रेरा की कार्रवाई को अफेक्ट करती हैं। रेरा इस पूरे के पूरे माहौल में रहता है, कोई अकेले रेरा हर चीज़ का मुख्तार नहीं होता है। तो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करें, हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं, देखिए, आरसी स्पेंडिंग है, मैं आपको मतलब दूसरे राज्य से तुलना करना अच्छा नहीं है, बट जो हमारे समकक्ष राज्य अच्छे प्रगतिशील पश्चिम भारत के, वो आज 200 करोड़ के करीब है, जबकि हम लोग 1600 करोड़ के, हम लोग का टोटल अभी कितना है? 15 अभी देखिए, टोटल हमने आरसी जारी किया 13,857, ठीक है, 4,206 करोड़ के। तो बढ़ के ये पूरी फिगर भी आरसी जिसके अगेंस्ट में रिकवरी हुई है। हाँ, वो तो मैंने इनको बता दिया। वो आपको मैंने एक फिगर आपको बताया था कि जो आरसियाँ हमारी जारी हुई है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि कुल जो मैंने आपको 6,252 की हमने 1581 का किया, और उसके बाद 177
आवंटियों का 545 का, मैंने कहा कुल 8,029 मामलों में आवंटियों के खाते में 2,126 करोड़ का भुगतान हुआ। ये 10% नहीं है अन्य प्रांत के कलेक्टरों के द्वारा, तो इसका श्रेय केवल रेरा को नहीं जाता है। यूपी के जितने भी जो हमारे जहाँ पर प्रोजेक्ट्स है, अभी मैं प्रोजेक्ट्स का आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स है, वहाँ के जिलाधिकारियों को भी जाता है। जो हमारा रेवेन्यू फंक्शनरी है, हम तो आरसी जारी करते हैं, फिर उसके बाद हर महीने के 29 तारीख को हम यहाँ से पूरा एक डेटाबेस भेजते एक्सेल शीट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि देखो इस माह में आपने गत माह का जो आपका कैरी फॉरवर्ड था बैलेंस आरसी जितना भी बचा था और जितना भी धनराशि था उसमें आप लोगों ने इतना भुगतान किया है, और इस माह में हमने और अतिरिक्त आपके जिले में 10, 20, 50 आरसी भेजा इतने धनराशि का, 150 करोड़ का, 500 करोड़ का, कुल अब अभी आपके पास इतने अमाउंट, इतने नंबर की आरसी, इतने धनराशि की बची। तो ये हर 29 तारीख को हम भेजते हैं पूरे डीएम्स को, और फिर अगले माह फिर भेजेंगे कि पिछले माह का जो हमने आपको भेजा था उसमें आपने इतना कर लिया, इतनी आरसी लिक्विडेट की, इतनी धनराशि, इतना हमने और आपको भेजा है इतने अमाउंट का, और टोटल अब इतना है। तो ये जो यूपी द्वारा के अलावा जो हम लोग आपसी समझौतों से कराते हैं, हमारे जो पीठ है उनके माध्यम से, उसमें जो रेरा के बेंचेस हैं हमारे, टोटल 2 बेंच यहाँ हैं, 3 बेंच एनसीआर में है और 2 एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, एक यहाँ पर है एक वहाँ पे है। तो जो हमारे 5 पीठ है उनके द्वारा 1,883 करोड़ की संपत्तियों का समाधान सुनिश्चित किया गया। इसका मतलब इनके केसेस एडजुडिकेट करके फाइनल कंक्लूजन पे लाया गया। जो 2 एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसके अलावा हमारे यहाँ 2 कंसीलेटर भी है। यहाँ का भी पद रिक्त है, तो जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वही कंसीलेटर का काम देख रहे हैं। वहाँ पर एक कंसीलेटर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अलावा एक कंसीलेटर है एनसीआर में, क्योंकि आप सबको पता है कि रेरा, यूपी रेरा एक अकेला प्राधिकरण है, रेरा प्राधिकरण इस देश में, जिसका एक बेंच है एनसीआर के लिए, 8 जिलों के लिए। तो रेरा के जो कंसीलिएशन फोरम है उसके माध्यम से हमारे, जब आप जाते हो शिकायत दर्ज करने, तो हम पहले पूछ लेते हैं कि आप शिकायत को निस्तारित कराने के पहले कंसीलिएशन प्रयास करना चाहोगे, जिससे त्वरित आपका निपटारा हो जाए। तो जो कंसीलिएशन के लिए ऑप्ट करता है अलॉटी या कंप्लेनेंट, तो उसमें प्रमोटर को जाता है कि ये अलॉटी कंसीलिएशन के माध्यम से सुलझाना चाहता है, आप अपनी हामी दीजिए। अगर वो हामी दे देता है तो ऐसे प्रकरण को हम कंसीलेटर के पास भेज देते हैं। कंसीलेटर दोनों को बुलाता है और वहीं के वहीं आपस में बिठा के निदान कराता है। ऐसे 1617 आवंटियों की 648 करोड़ की संपत्तियों का समाधान सुनिश्चित किया गया। फिर रेरा पोर्टल पर प्रमोटर और आवंटियों के मध्य भी हम आपसी समझौते कराते, जब हम आरसी जारी कर देते, उसके पश्चात अगर उस स्तर पर भी अगर वो चाहते हैं कि आपसी समझौता हो जाए और जल्दी से रजिस्ट्री पोजीशन वगैरह मिल जाए, तो उसमें 6,665 आवंटियों का 6,665 आवंटियों का समाधान किया गया और 3,412 करोड़ की संपत्तियों का समाधान किया गया। इस प्रकार कुल, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, 11,377 आवंटियों के मामलों का निपटारा हुआ और 5,945 करोड़ का जो उनका विलंब अवधि का ब्याज या रिफंड पे ब्याज का समाधान किया गया। इसके अलावा हम लोग एक और प्रोग्राम करते हैं, रेरा संवाद, हर शनिवार को। पहले हम लोग 12 से 1 के बीच में करते थे, 1, 1:30, 2, जितने लोग रहते हैं सबको सुनते हैं। लेकिन पब्लिक डिमांड पे हम लोगों ने, क्योंकि वो लंच के आसपास का टाइम होता है, तो उसको अब आजकल हम लोगों ने 3:30 बजे से किया है, 3:30 से, और 4 बजे से स्टार्ट करते हैं और उसको हम जितने भी लोग होते हैं 4:30 तक हम लोग 3:30 पे शुरू करके लेके जाते हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने 198, ये ऑनलाइन होता है, हम किसी को बुलाते नहीं है। मतलब रेरा, यूपी रेरा की खासियत ये है कि ना शिकायतकर्ता हमारे यहाँ आता है ना प्रमोटर आता है, सब कुछ ई कोर्ट्स के माध्यम से होता है,
सब कुछ ऑनलाइन होता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन भी ऑनलाइन होता है, कोई पेपर फिजिकल। जैसे आप दूसरे कोर्टों में देखोगे फोरम्स में, जब आप कोई केस फाइल करते हो तो पहले आपको विपक्ष को जाके कॉपी रिसीव करानी होती, कॉपी रिसीव करा के उस पर उसका रिसीविंग लेना होता, तभी आप कोर्ट में फाइलिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है। आपने अगर पोर्टल पे अपना अपलोड कर दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरे पक्ष को चला जाता है, उसको पता चल जाता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से हम लोगों ने इतने 198 संवाद आयोजित किए और 5287 लोगों का उसमें समाधान किया। उसमें तमाम उनके क्वेरीज होते हैं का किया है। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा प्रदेशों का, जो 200-250 करोड़ पे है। तो उस हिसाब से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें कलेक्टर क्या करते हैं, उनके अकाउंट फ्रीज करा के पैसा नहीं ले लेते, निकाल लेते हैं। बट अंसल वाले मामले में बताना, बहुत सारे केसेस में जाते हैं उनके खाते में पैसा नहीं। अब हम हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया है पिछले 3 महीने से कि वो खाता पहले सीज कर देंगे और खाते से निकाल के दे देंगे। अब हम इसी बात हाँ, और हर माह के 15-16 या थर्ड वीक में मैं स्वयं बैठक करता हूँ अलॉन्ग विथ माय टीम, और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स आते हैं वीसी के थ्रू, और हम उनसे सबसे पहले पूछते हैं कितने खाते कुर्क किए और कितने खातों का आपने पैसा आरसी में जमा करके हमारे पास भेजा। और जब वो पैसा हमारे पास आता है तो वो पैसा तुरंत हम अलॉट, जैसा उसके खाते में हमने एक पूरा डिजिटाइज सिस्टम किया है। जैसे कलेक्ट्रेट से हमारे पास चेक आ गया और चेक जमा हो गया या ड्राफ्ट आया, एक्चुअली गवर्नमेंट चेक आता है विच इज समथिंग लाइक अ ड्राफ्ट, गवर्नमेंट का चेक है, वो जमा हुआ तो उसके माइक्रो अकाउंट में, तो उसमें 100 करोड़ आए, हर सपोज 100 अलॉटीज का 100 करोड़ भेजा, हर एक का 1-1 करोड़ है। हम उन 100 अलॉटीज के माइक्रो वर्चुअल अकाउंट में वो अमाउंट डाल देते, 1-1 करोड़ 1-1 करोड़। तो जैसे आज हमारे पास आया तो आज से लेके जब तक वो काम कंप्लीट होगा, हमारा अकाउंटेंट वो अमाउंट डाल देता है। जैसा ही वो 1 करोड़ डालता है उनके अकाउंट में, उसी वक्त वो ईमेल सिस्टम खुद जनरेट कर देता है, फिर कुछ नहीं करना है। पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ कि एक ईमेल शूट हो जाता है अलॉटी को कि आप तत्काल, प्रोफार्मा भी चले जाता है उस ईमेल में कि इस प्रोफार्मा में अपना एफिडेविट दीजिए, जिसमें आपको कुछ बातें बताने कि आप कहीं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं गए, कहीं से स्टे वगैरह नहीं लिया, या विपक्षी ने नहीं लिया क्योंकि पार्टी वही लोग रहते, नहीं लिया है। अपना IFSC कोड अगर हस्बैंड वाइफ का है, माता पिता का है, जैसा भी है, बाप माता बेटे का है, तो आप दोनों का अकाउंट का नंबर, क्योंकि दोनों में 50-50 जाता हमारे कानून के हिसाब से, 2 है तो 2, 50-50 नहीं तो 3 है तो 1/3, 4 है तो 25-25%। तो उनके हम अकाउंट नंबर लेते, IFSC कोड लेते, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, वो सब लेते, और खातेदार का नाम। वो जैसा हमारे पास आता है तो डिजिटली उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। हमारे पास होता है, उसका खाता होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार कंफर्म करते, क्योंकि कई बार लोग अपने खाते बदल लेते हैं, तो इसलिए गलत खाते में न जाए, इसलिए हम लोग करते हैं। वो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है। वो NCLT के संदर्भ में वहाँ पे केस फाइल था, रेरा का वहाँ कोई प्रश्न था नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच ने, जस्टिस पारदीवाल साहब ने अभी 2-3 जजमेंट्स किए, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में होम बायर्स का हित की सुरक्षा करने के लिए रेरा ही सबसे बढ़िया संस्थान है पूरे भारतवर्ष में। और उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि सभी गवर्नमेंट्स को कि रेरा को और भी मैन पावर स्टाफ दीजिए, और उनका ये कहना है कि बिटवीन रेरा, कंज्यूमर फोरम एंड NCLT, रेरा शुड बिकम द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कंप्लेंट रिड्रेसल और ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफ होम बायर्स। जस्टिस पारदीवाल साहब का जजमेंट है, इसका टाइटल बता दो क्या है, वर्ष है पारदीवाल, मानसी बरार वाला आपने पढ़ा होगा, बहुत अखबार में बहुत उससे आया था।